सर्वस्पर्शी समस्या है। पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन, दूसरी समस्या है शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त होना, और तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ किसानों की बदहाली। अब जो पहली, मैं तीनों बात को थोड़ा थोड़ा आपको समझाऊंगा कि लोगों ने क्या बताया, हम लोगों ने जमीन पर क्या देखा। जो पहली समस्या है बेरोजगारी और पलायन, इस पर खूब चर्चा होती है। आप जैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई बेरोजगारी पलायन बहुत मुद्दा है, इसके लिए इतना दिन पैदल चलने की क्या जरूरत है। तो पहले से लोगों को पता है, बिल्कुल ये लोगों को पहले से पता है कि बेरोजगारी और पलायन बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इन समस्याओं के विभिन्न आर्थिक सामाजिक पहलुओं की जानकारी आपको नहीं है, जो कि पैदल चलकर दिखी या हम लोग समझ पाए। इन समस्याओं के विकरालता का अनुभव जो हम लोगों ने गांव देहात में किया, वो शायद आपको आंकड़ों में या समाचार पत्रों में जो आप पढ़ते हैं, जो नीति नियंता बताते हैं, उससे अलग है। उदाहरण के तौर पर पलायन को ले लीजिए। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। लोगों को लगता है कि पलायन यहाँ गरीब लोगों की समस्या है। गरीब परिवार के बच्चे मजदूरी करने के लिए, रोजी रोजगार, परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर काम करते हैं। लेकिन 2 बरस पैदल चलने के बाद मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं कि पलायन यहाँ पर सिर्फ गरीबों की समस्या नहीं है। पलायन ऐसी समस्या है जो हर परिवार की समस्या है। फर्क बस इतना है कि गरीब परिवार के बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे नौकरी और पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर हर परिवार का बच्चा जा रहा है। अगर आपको मजदूरी करना है तो भी बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है तो भी बाहर जाना है, नौकरी करना है तो भी बाहर जाना है, इलाज दवा कराना है तो भी बाहर जाना है। पलायन का असर ये है, दशकों से चलने वाले इस पलायन की वजह से लोगों के, समाज के मन में परिवार की परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। हम लोग जब गांव में जाते हैं, शायद ही कोई ऐसा परिवार मिलता है जिसमें माँ बाप, पति पत्नी, बाल बच्चे एक साथ रह रहे हैं। ज्यादातर परिवारों में कोई एक ही या 2 पीढ़ी का आदमी रह रहा है, एक पीढ़ी का आदमी बाहर ही गया हुआ है। आप लोग भी देखते होंगे गांव देहात में, जब हम लोग गांव में चलते हैं, गांव में बच्चे मिलते हैं, बूढ़े मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, नवयुवक कहीं गांव में नहीं है। ये पलायन की समस्या है। ये सिर्फ गरीबों का मामला नहीं है। दूसरा, पलायन सिर्फ श्रम का पलायन नहीं है। श्रम के पलायन पर खूब चर्चा हो रही है कि कितने लोग जा रहे हैं। लेकिन पलायन का दूसरा जो पहलू है कि श्रम का पलायन इसलिए है क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में बुद्धि और पूंजी का पलायन है, जिसका कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ से जो लोग पढ़ लिख गए वो वापस बिहार नहीं आ रहे। और तीसरी जो सबसे बड़ा पलायन है, जो कि श्रम और बुद्धि से भी ज्यादा, वो है पूंजी का पलायन, जिस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। हम लोग सोच रहे हैं कोई बाहर से आकर यहाँ 10,000 करोड़ का फैक्ट्री लगाएगा, 2,000 करोड़ रुपया का फैक्ट्री लगाएगा तो रोजगार मिलेगा। आपको हमको ये नहीं पता है कि पिछले 30 वर्ष में बिहार के बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, इसको याद रखिए, 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जमा किया हुआ पैसा बैंकों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया। ये सबसे बड़ा पलायन है। तो जो जन स्वराज की सोच है कि जब तक पूंजी का पलायन नहीं रुकेगा, तब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा, जब तक बुद्धि का पलायन नहीं रुकेगा तब तक श्रम का पलायन नहीं रुकेगा। लेकिन अगर पूंजी का पलायन रोक दिया जाए तो बुद्धिमान लोग, जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो पूंजी का उपयोग करके यहीं पर रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और उसी से श्रम का पलायन रुक सकता है। तो पलायन की जो बड़ी समस्या है, जिसको हम लोग समझते हैं कि पलायन मतलब मजदूर ट्रेन पर, बस में बैठ कर जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। बिहार से बहुत बड़े पैमाने पर पूंजी का पलायन हो रहा है, बुद्धि का पलायन हो रहा है, जिसकी वजह से श्रम का पलायन उसका परिणाम है, वो कारण नहीं है। शरीर में इन्फेक्शन है तो आपको बुखार होगा। पूंजी और बुद्धि का पलायन है, इसलिए श्रमिकों को यहाँ से बाहर जाना पड़ रहा है। इसी तरह जो बेरोजगारी है, हम लोग को लगता है कि पढ़ा लिखा आदमी जो घर का गरीब है उसके लिए बेरोजगारी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। ऐसी बात नहीं है। जब हम गांव में चलते हैं तो जो लोग 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा के मालिक हैं, बड़ा रोजी रोजगार व्यापार कर रहे हैं बिहार के नजरिए से, वो लोग भी आकर कहते हैं भैया 20,000 रुपया का भी नौकरी का बच्चे को दिलवा दीजिए।
20,000 25,000 रुपया नौकरी के लिए अपने को बड़ा समझने वाले, बड़ा जो लोग हैं समाज के सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, वो भी अपने बच्चों के 20,000 रुपये 25,000 रुपये के नौकरी के लिए भी उतना ही चिंतित हैं जितना सामान्य परिवार के बच्चे परेशान हैं। तो पलायन और बेरोजगारी ये सर्वस्पर्शी समस्या है। दूसरी समस्या मैंने आपको बताई, बिहार में एजुकेशन का ध्वस्त होना। मैं यही बिहार के सरकारी स्कूल से खुद पढ़ा हूँ। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन पहले प्रखंडों में, जिलों में 4, 5, 7, 10 विद्यालय ऐसे जरूर थे जहां पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। ये लालू नीतीश के 30 वर्ष के समाजवादी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है कि शिक्षा व्यवस्था को समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के चक्कर में जो थोड़ी बहुत स्कूल व्यवस्था थी उसको भी खत्म कर दिया। समतामूलक शिक्षा नीति के नाम पर हर जगह विद्यालयों के भवन बना दिए गए। नतीजा क्या हुआ? जहां भवन है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां भवन नहीं है, जहां दोनों है वहां पढ़ाई नहीं है, जहां तीनों है वहां पर बच्चे ही नहीं है। ये इतनी बड़ी समस्या है। कई लोगों को लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ पर खिचड़ी बट रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, उसकी गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। इन दोनों बातों में पूरी सच्चाई नहीं है। अगर सिर्फ खिचड़ी बंटने से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब होती तो 6वीं क्लास के ऊपर तो स्कूलों में खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? आप बताइए। अगर आपको लगता है कि नियोजित शिक्षकों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई तो आप बताइए कि पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है, वहां पर तो प्रोफेसर लेक्चरर लोग हैं, वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे जो मूल कारण है वो है समाज और सरकार। इसको याद रखिए, मैं सिर्फ सरकार को नहीं कह रहा हूं, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा कहीं है ही नहीं। गांव में आपके स्कूल में साइकिल का पैसा नहीं आया, खिचड़ी अच्छी नहीं बटी, पोशाक का, किताब का पैसा नहीं मिला तो जाकर आप हेडमास्टर से मारामारी करने को तैयार हैं। लेकिन उसी विद्यालय में गणित का शिक्षक नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए कोई परिवार जाकर अपने बच्चे के पढ़ाई की बात नहीं कर रहा है। इसी तरीके से सरकार के लिए भी जो शिक्षक और शिक्षण संस्थान है वो पढ़ाई का जरिया नहीं है। उनके जरिए शराबबंदी का काम कराया जा रहा है, कभी उनको स्वच्छता मिशन में लगा दिया, कभी उनसे राशन कार्ड बंटवा रहे हैं, कभी उनसे वोटर लिस्ट बनवा रहे हैं। शिक्षकों से वो सारा काम कराया जा रहा है जिसका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। एक बार इलेक्शन होगा तो स्कूल बंद करके 2 महीना अब स्कूल के कैंपस को इलेक्शन के लिए यूज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि जब नीतीश कुमार के 18-19 साल के शासन काल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रहते हुए बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने को उनके जीवन शासन काल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कल होकर एक अच्छी सरकार आ जाए, नीतीश कुमार हट जाए, कोई अच्छी सरकार आ जाए, संभव है कि रोड टूटा हुआ है वो बन जाएगा, नहर में पानी नहीं है वो आ सकता है, लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब उनका जीवन सुधरने वाला नहीं है। उनको पूरे जीवन हर हालत में शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा समस्या दिख रहा है वो है यहाँ के किसानों की बदहाली। बिहार में जो किसान है वो देश के सबसे गरीब किसानों में है। इसका मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण 3 हैं जो हम लोगों ने जमीन पर देखा। सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में आजादी के बाद बिहार देश के एकमात्र वैसे बड़े राज्यों में है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई काम, कोई प्रयास नहीं किया गया है। पूरा जो भूमि सुधार राजस्व का विभाग है वो अंचलाधिकारियों, उनके साथ जुड़े हुए 1-2 कर्मचारी और 5-7 अटर्नी जो विशुद्ध तौर पर दलाल हैं, इन्हीं के कंधों पर पूरी भूमि की यहाँ व्यवस्था है। नतीजा क्या है?
यहाँ 1/3, ये आंकड़ा याद रखिए, जितनी खेती योग्य जमीन है उसमें 1/3 जमीन के मालिकाना हक को लेकर डिस्प्यूट खड़ा है। या तो परिवारों में झगड़ा है, या मामला कोर्ट में है, या सरकार और जो जिसके पास जोत का अधिकार है उसके बीच में लड़ाई चल रही है। भूमि सुधार के लागू नहीं होने से भूमि की, जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। अगर आपके पास जमीन है भी तो आप उस पर लोन नहीं ले सकते, जमीन है भी तो उसको बेच नहीं सकते, उसका क्लियर ओनरशिप फिक्स नहीं है। तो आप जमीन से सिर्फ खाने का उपाय कर पा रहे हैं, उससे कमाने का कोई उपाय नहीं कर पा रहे। दूसरी जो किसानों की बड़ी समस्या है वो है यहाँ जल का कुप्रबंधन। जो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ बहुत बड़ा अभिशाप है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि यहाँ बाढ़ बहुत आता है, इसके लिए खेती और किसानों की हालत खराब है। मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, बिहार में टोटल जितनी खेती योग्य जमीन है उसमें 50% जमीन पर ही बाढ़ का खतरा है। बाकी का जो 50% जमीन है उसमें करीब करीब आधी जमीन जल जमाव की वजह से प्रभावित है, जहां सिर्फ एक ही फसल हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर जो नेपाल से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर बाढ़ नहीं है, वहां पर नदियों के कटाव का मामला है। नदियों के रास्ता बदलने से हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन, आज जो इस साल जो उपजाऊ जमीन है अगले साल वहां रेत पड़ जाता है। लोग ओवरनाइट खेतीहर से, किसान से मजदूर बन जाते हैं। जैसे ही